नमस्कार दोस्तों। आज हम 2016 और 2017 के पॉलिटी की पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आगे भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो हमसे हो सके। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, मतलब कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए संकल्प। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई विषय राष्ट्रहित का हो तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसके लिए जो संकल्प है वो कैसे पारित होगा। तो दोस्तों हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ा होगा कि ऐसी टोटल 5 परिस्थितियां हैं जब जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, इन 5 परिस्थितियों को हम आगे देखेंगे। इन्हीं में से एक परिस्थिति आर्टिकल 249 में दी गई है और आर्टिकल 249 राज्यसभा की स्पेशल पावर की भी बात करता है। ये कहता है कि अगर कोई संकल्प मतलब अगर कोई विषय राज्य सूची से संबंधित हो और अगर राष्ट्रीय हित का हो, क्या हो, राष्ट्रीय हित का हो, तो राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान देने वालों का, ये याद रखिएगा, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित कर दे तो संसद को उस विषय से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि पहला क्या कह रहा है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य, बिल्कुल नहीं, लोकसभा द्वारा नहीं, राज्यसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा तो ठीक है, अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत नहीं दोस्तों, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर ले। डी ऑप्शन सही है दोस्तों, अभी हमने जैसा कि देखा, तो इसका ऑप्शन है डी सही है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि आर्टिकल 249 कहना क्या चाहता है। आर्टिकल 249 में ये बोला गया है कि अगर कोई विषय वो राष्ट्रीय हित से संबंधित हो, ठीक है, राष्ट्रीय हित का हो विषय और वो राज्य सूची से संबंधित है, तो राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान देने वालों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे तो संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये जो विधि है 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी, ये ध्यान रखना है हमको, ये अनलिमिटेड समय तक नहीं, 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। और इसको अगर आगे भी जारी रखना है तो इसको फिर पुनः प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, इसलिए इसको एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और ऐसा असंख्य बार किया जा सकता है। और ये विधि संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए बनाई जा सकती है या किसी भाग के लिए भी बनाई जा सकती है। ठीक है, और टोटल 5 परिस्थितियां हैं, ये देख लेते हैं कि जब संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाती है। पहला है आर्टिकल 249, ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। अभी हमने जैसा कि देखा कि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित कर दे और अगर कोई विषय राष्ट्रीय हित का हो तो संसद को उस विषय से संबंधित विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, और आर्टिकल 250 कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो भारत में या तब विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। आर्टिकल 252 कहता है कि 2 राज्यों के अनुरोध पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर भी संसद विधि बना सकती है, कि अगर कोई 2 या 2 से अधिक राज्य बोले कि संसद हमारे लिए भी विधि बना दो तो बना देगी। आर्टिकल 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते को लागू करने के लिए भी विधि बना सकती है। आर्टिकल 356 जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, ये टोटल 5 आर्टिकल देखने हैं आपको, ये ऐसी टोटल 5 परिस्थितियाँ हैं, 249, 250, 252, 253, 356। ठीक है, हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। दोस्तों ये गलत है, न्यूनतम निर्धारित आयु पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय मतलब शेष समय के लिए ही जारी रहती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, शेष समय के लिए ही जारी रहती है पंचायत, और ये 21 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और हम देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में क्या क्या है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ये याद होना चाहिए। राज्यसभा एमपी के लिए, राज्यसभा सांसद के लिए 30 वर्ष, और वहीं हम विधान परिषद के विधायक के लिए भी 30 वर्ष है, और लोकसभा और विधानसभा इनके लिए 25 वर्ष है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायत हो गए, नगर पालिका, इनके सदस्यों के लिए 21 वर्ष है, ये ध्यान रखना है। ग्राम सभा के लिए 18 वर्ष, और हमको मालूम होना चाहिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किए गए थे 1992 में, और 73वां संविधान संशोधन पंचायत से रिलेटेड है। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई
इसमें टोटल 29 विषय शामिल हैं, ये ध्यान रखना। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 18 विषय इसमें सम्मिलित हैं, ये ध्यान रखना है। और साथ में दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। बिल्कुल, इसको मैं समझा देता हूँ कि अगर 5 वर्ष का कार्यकाल पंचायत का है और समय पूर्व ही भंग हो जाए पंचायत, जैसे कि मान के चलिए 2 साल में ही भंग हो जाए, तो शेष कार्यकाल जो है उसका, जो भी नवनिर्वाचित पंचायत आएगी वो शेष 3 वर्ष के लिए आएगी, ठीक है। और साथ में ये भी प्रोविज़न है कि अगर चुनाव के मात्र 6 महीने बचा हो तो तब अगर विघटित होती है, ठीक है, विघटित होती है तो फिर चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय से संबंधित। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित हुआ था, ये ध्यान रखना है हमको। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं, ये गलत है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये देख लेते हैं कि क्यों गलत है। क्योंकि ग्राम न्यायालय जो है आपराधिक एवं सिविल दोनों मामले की सुनवाई कर सकता है। जो आपराधिक मामलों में है, आपराधिक मामलों में ये मैक्सिमम 2 वर्ष तक की सज़ा के मामले सुन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 2 वर्ष तक की सज़ा के मामले ग्राम न्यायालय सुन सकता है। ये क्वेश्चन में 1 वर्ष भी आ सकता है, अलर्ट रहिएगा। और सिविल मामलों में किसी भी सिविल मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, जिनके मामले मतलब जो अधिकतम जो है 20,000 रुपये तक के मामले जो हैं उनकी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ग्राम न्यायालय न्याय विकेंद्रीकरण के लिए बनाया गया। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ग्राम न्यायालय में कौन करता है, ये भी विशेष ध्यान रखना है। इसमें हाईकोर्ट के द्वारा, यहाँ जिला न्यायालय के द्वारा नहीं होती, राज्यपाल के द्वारा नहीं होती, हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये ग्राम न्यायालय जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी शक्ति जो है आपराधिक एवं सिविल दोनों मामलों में है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम 2 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है और मैक्सिमम 20,000 रुपये का फाइन लगा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 वसान पर व्यवगत हो जाता है, तो ये बात एकदम गलत है। कोई भी विधेयक अगर व्यवगत होता मतलब लैप्स होता है, केवल लोकसभा जब विघटन होता है तभी लैप्स होता है, 17 वसान पर नहीं होता। दूसरा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता, ये बात एकदम सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही हैं। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें हमको समझना क्या है कि जो बिल्स हैं वो कब कब लैप्स हो जाते हैं, ये देखना है, और कब लैप्स नहीं होते ये देखना है, और ये 17 वसान क्या है, ये इन टाइप की टर्मिनोलॉजी देखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है 17 वसान और विघटन करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को, साथ में सत्र बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, ये ध्यान रखिएगा। सत्र बुलाता है तो ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। 17 वसान विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को है। जब भी विघटन होता है लोकसभा का तो बिल जो है लैप्स हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी में नहीं होता। और स्पीकर जो है स्थगन करता है, और अनिश्चितकालीन स्थगन का मतलब है कि वो समय बता के कि नेक्स्ट जो बैठक है वो कब होगी, और अनिश्चितकालीन स्थगन में स्पीकर जो है वो समय नहीं बताएगा, साइन डाई एडजर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। 17 वसान मतलब ये होता है कि बजट सत्र और मानसून सत्र है, मान के चलिए, इन 2 सत्रों के बीच का गैप, इसको बोला जाता है 17 वसान, ठीक है। विघटन मतलब विघटित हो गई, अब नवनिर्वाचित लोकसभा ही आएगी सीधा। तो अब हम देख लेते हैं कि बिल के बारे में क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभाओं का विघटन होता है, राज्यसभा और विधान परिषद विघटन का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये दोनों स्थायी सदन है, राज्यसभा और विधान परिषद। लोकसभा और विधानसभा का ही विघटन होता है, और जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। तो कब कब समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि एक ट्रिक है कि जब भी लोकसभा से टच हो जाएगा कोई विधेयक तो वो क्या है, व्यवगत हो जाएगा। अगर लोकसभा ने उसे टच नहीं किया है तो व्यवगत नहीं होगा। जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया था कि इसमें लोकसभा ने टच ही नहीं किया था, इसलिए ये विघटित नहीं हुआ, मतलब ये इसलिए ये व्यवगत नहीं हुआ, लैप्स नहीं हुआ, ठीक है। तो देख लेते हैं कब कब समाप्त हो जाता है। ऐसे विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है और राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया है, राज्यसभा के पास ही नहीं है, तो लोकसभा में है तो ऑब्वियसली लोकसभा ने टच हो गया।
तो लैप्स हो गया। ऐसे विधेयक जो लोकसभा में पारित हो चुके हैं लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन है, लोकसभा में पारित हो चुका है इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए हों तथा पारित भी हो गए और लेकिन जो है लोकसभा में विचाराधीन है, ये भी लैप्स हो जाएगा क्योंकि लोकसभा ने टच कर दिया। और राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित होने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है, लेकिन लोकसभा द्वारा इसे संशोधन के बाद राज्यसभा को लौटा दिया जाता है और वो संशोधन इसमें भी लैप्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और कब लैप्स नहीं होगा? ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो, ठीक है, इसका मतलब अभी लोकसभा ने टच नहीं किया है इसको। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर दोनों सदनों ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा है विधेयक, तब भी लैप्स नहीं होगा। और संयुक्त बैठक का प्रावधान कर दिया है राष्ट्रपति ने, तब भी नहीं होगा। और दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया हो, तब भी नहीं। और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा अगर जांच की जानी है, तब भी नहीं होगा लैप्स। और एक और अपवाद याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का हटाने का जब भी प्रस्ताव आता है तो ये जो विधेयक है ये लैप्स नहीं होता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया लैप्स कब होता है कब नहीं, आप इनको ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों मुख्य सचिव को नियुक्त जो है वो सीएम के द्वारा किया जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, नियत कार्यकाल नहीं होता, ये मुख्यमंत्री की इच्छा पर डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। ये 2016 के PYQ कंप्लीट होते हैं। अब 2017 के देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य जो हैं अभी राज्यसभा में 12 हैं, जो कि 4 क्षेत्र से आते हैं, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। ये ध्यान रखना है हमको। ये कह रहा है कि मतलब गैर सरकारी विधेयक इन 12 सदस्यों के द्वारा पारित किए जाते हैं, उन्हीं को गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है। गैर सरकारी विधेयक मतलब सबसे पहले तो ये देखिए कि सरकार में कौन होता है। सरकार मतलब जो कि मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो सरकार में शामिल होते हैं, और बाकी के जो हैं वो सांसद है, वो विधायिका के सदस्य हैं। इसका मतलब बाकी के जो सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे, ठीक है। तो गैर सरकारी विधेयक कोई भी सांसद पेश कर सकता है जो कि मंत्री नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो ऐसा नहीं है, पहले भी गैर सरकारी विधेयक बहुत पारित किए गए हैं। तो ये निजी विधेयक की बात कर रहा है। गैर सरकारी विधेयक को निजी विधेयक भी बोला जाता है। तो इसमें इसका आंसर है ना तो 1 ना ही 2। मैंने यहाँ पर डिटेल दे दिया है। तो निजी विधेयक की प्रक्रिया क्या है? किसी भी सांसद द्वारा जो मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है उसे हम गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक बोलेंगे। ये गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये शुक्रवार को ही प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना जो है 1 महीने पूर्व देनी होती है और विधेयक का उद्देश्य एवं कारण बताना होता है। और एक सत्र में एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा अधिकतम जो है 4 विधेयक ही पेश किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि दोस्तों हम आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं कि विधि के समक्ष समता या समानता। तो हम इसमें पहला ही पॉइंट पढ़ते हैं कि इसका मतलब होता है विशेषाधिकार का अभाव। तो इसका आंसर सिंपल है, विशेषाधिकार का अभाव, ये ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो ये हम सबको मालूम है कि जो पंचायतों का गठन है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP की बात कर रहा है। हमको मालूम है कि DPSP जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और इनके लिए हम राज्य को नहीं कह सकते। ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड है, वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं देगा। तो पहला स्टेटमेंट विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, बिल्कुल नहीं, निर्बंधन तो करते नहीं, उनकी इच्छा पर डिपेंड है। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा D, ना तो 1 ना तो 2, ये तो किसी पर निर्बंधन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, ठीक है। उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? विचार, अभिव्यक्ति। दोस्तों ये हमको इसमें प्रेम्बल याद होना चाहिए हमको कि हमको 5 टाइप की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म और उपासना की भी है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये देखिए मैंने प्रस्तावना यहाँ पर दे दी। आपको याद होना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 टाइप के न्याय हैं, 5 टाइप की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए आपको। और यहाँ मैंने 3 शब्दों को अंडरलाइन किया है क्योंकि प्रेम्बल में जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये याद रखना है, ये देख लीजिए आप। ये 3 शब्द जो आपको हाईलाइट किया हूँ मैंने, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। ये मूल संविधान में नहीं थे। तो मूल संविधान में अगर कभी पूछे तो मूल संविधान में क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष नहीं था। ये ध्यान रखना है हमको। तो कुछ प्रेम्बल से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के इम्पोर्टेंट के दृष्टिकोण एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि 42वें संविधान संशोधन इससे रिलेटेड है, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और एक डिबेट चली थी प्रस्तावना को लेकर कि संविधान का भाग है कि नहीं, और अगर भाग है तो संशोधन संभव है कि नहीं। तो बेरूबाड़ी केस हुआ था 1960 के आसपास हुआ था। तो इसने बोला कि भाग नहीं है तो संशोधन भी नहीं होगा। इसने क्या बोला था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में ये बोला गया कि भाग भी है और भाग है तो संशोधन भी संभव है, लेकिन जो संशोधन है वो मूल ढांचे के तहत होना चाहिए। मूल ढांचे को छोड़कर बाकी चीज़ों का संशोधन कर सकते हो आप। और LIC केस में केशवानंद भारती की बात दोहराई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन को याद रखिएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर संशोधन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक मतलब DPSP में जोड़ा गया? तो दोस्तों DPSP में टोटल 4 प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन आपको याद रहना चाहिए कि इसमें प्रस्तावना में जैसा कि हमने अभी देखा मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य टोटल 10 जोड़े गए थे इसके तहत। और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और स्वर्ण सिंह समिति ने टोटल 8 मूल कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 जोड़े गए, याद रखें। और वर्तमान में जो है मूल कर्तव्य 11 हैं, क्योंकि जो 11वां है 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। और DPSP में कुछ संशोधन किए गए, जैसे कि आर्टिकल 39A जोड़ा गया। आर्टिकल 39A में कहा गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। इसमें मतलब समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, इसी के लिए मतलब एक एक्ट भी पारित किया गया था, नालसा एक्ट 1987, वो भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। और एक और आर्टिकल जोड़ा गया कि 43A, आर्टिकल 43A, इसमें बोला गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता होनी चाहिए। ये आर्टिकल 43A में कहा गया, जोड़ा गया ये प्रावधान। और आर्टिकल 48A भी जोड़ा गया। इसमें बोला गया कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना चाहिए, राज्य का ये कर्तव्य होगा, एवं वन्य जीव की संरक्षण किया जाए, ये बोला गया था। ये 3 प्रावधान आपको ध्यान रहने चाहिए। तो इनमें से देख लेते 3 में से कौन सा ऑप्शन में पुरुष स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं। उद्योगों के प्रबंधन में कामगार की स्वतंत्रता, ये जोड़ा गया था आर्टिकल 43A। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यहाँ है। दोस्तों जैसे कि अभी हम जानते हैं कि मतलब अध्यक्ष मतलब USA में इलेक्शन हुए और वहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, और हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए, इसकी डिबेट मालूम होनी चाहिए। तो ये हम जो है डिटेल में देखेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है, एक शब्द में याद रखिएगा, उत्तरदायी शासन प्रणाली। ठीक है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इसमें स्थायित्व पर जोर दिया जाता है, उत्तरदायित्व पर नहीं। ठीक है, स्थायित्व पर। ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों के बीच शक्ति का जो पृथक्करण होता है वो पूर्ण पृथक्करण होता है। तीनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। इसमें उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती। इसमें कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। और जबकि संसदीय शासन प्रणाली में जो है शक्ति का पूर्ण पृथक्करण नहीं है, आंशिक है। जैसे कि हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, वो विधायिका का ही पार्ट होती है। जैसे कि हमारे यहाँ जो मंत्री हैं वो संसद के भाग होना जरूरी है, मतलब कि जो हमें विधायिका है लोकसभा या राज्यसभा में से किसी की सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, और ये उत्तरदायी हैं।
जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, हम ये पढ़ते हैं। तो उत्तरदायी शासन भी हम पढ़ते हैं, तो हम उत्तरदायी शासन जो भी होगा हम उसको टिक कर देंगे यहाँ पर, एक शब्द में याद रखिएगा। तो संसदीय स्वरूप के शासन की प्रमुख लाभ क्या है? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते नहीं, ये तो मतलब अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, ये भी नहीं। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, ये ऑप्शन हमारा सही, उत्तरदायी शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार जो है नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, जरूरी नहीं है कि समाविष्ट हो संविधान में। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये बिल्कुल सही है। हम फंडामेंटल राइट में भी पढ़ते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं। ठीक है, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार नहीं। अगला है फंडामेंटल राइट, दोस्तों हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दोस्तों कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है और ना ही ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी नहीं। ये नागरिकों से मतलब नागरिकों का ये कर्तव्य है कि ये इनका पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, और फंडामेंटल राइट में इंदिरा गांधी सरकार के शासनकाल में आए हैं ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए हैं। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने 8 टाइप के फंडामेंटल राइट की बात करी थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से जो फंडामेंटल राइट जोड़े गए, इसमें हमने टोटल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन से एक 11वां जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है, वो हम आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? दोस्तों हम सब पढ़ते हैं भारतीय संघवाद, इसकी विशेषता नहीं है। तो टोटल हमने मतलब इनकी जो अनिवार्य विशेषता है वो 4 हैं कि लिखित संविधान होना चाहिए, सर्वोच्च जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, 2 स्तरीय सरकार मतलब कि केंद्र एवं राज्यों पर अलग अलग सरकार होनी चाहिए, और इनका संवैधानिक शक्तियों का संवैधानिक विभाजन हो, मतलब राज्य का और एवं केंद्र का शक्तियों का संवैधानिक विभाजन हो। तो पहले देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो विशेषता है, ये तो गलत हो गया। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी नहीं। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी नहीं। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, दोस्तों ये है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमारा आर्टिकल 1 जो है भारत को जो है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, आपने ये पढ़ा होगा। आर्टिकल 1 में कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, राज्यों का संघ। तो इसमें जो है अम्बेडकर जी ने मतलब बहुत अच्छी बात कही थी इसमें कि हमारा जो भारतीय संघ है वो सहमति का परिणाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, सहमति का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए हमारे राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि जो संघ है वो राज्यों के क्षेत्र में नाम में परिवर्तन कर सकता है, इसलिए बोला जाता है कि भारतीय राज्यों को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोला जाता है। भारतीय संघ को विनाशी राज्यों को मतलब राज्य जो है उनका विनाश किया जा सकता है, लेकिन संघ का विनाश नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि यूएसए में जो है राज्य जो है राज्यों की सहमति से संघ का निर्माण हुआ है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, वहाँ पर समझौते का परिणाम है, मतलब राज्यों ने आपस में समझौता किया कि एक संघ बनाते, तो वहाँ पर संघ बना है, इसलिए वहाँ पर। और वहाँ भी जो है संघ को जो है वहाँ राज्यों के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, राज्य जो है अपने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर बोला जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये कभी क्वेश्चन में आ सकता है। और हमारे यहाँ जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमारा सहमति का परिणाम नहीं है, सहमति का परिणाम यूएसए में है कि वहाँ पर सभी राज्यों ने मिला और एक संघ बनाया। हमारे यहाँ जो है पहले संघ था उसके बाद राज्य है, संघ की इच्छा पर राज्य डिपेंड है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। दोस्तों मंत्रिमंडल स्वरूप आ गया या फिर संसदीय स्वरूप आ गया, तो आपको एक शब्द याद रखना है, क्या? मैंने अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में, कि उत्तरदायी शासन। जहाँ पर भी उत्तरदायी शासन की बात होगी तो वहाँ मंत्रिमंडलीय शासन या फिर संसदीय शासन की बात की जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर उत्तरदायी कहाँ बात हो रही है उत्तरदायी शासन की। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यह बिल्कुल नहीं।
ठीक है, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, ये ध्यान रखना है, ये ज़्यादा व्याख्या कर रहा है हमारे। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात हो रही ना यहाँ, और साथ में संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। ठीक है, अगला, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हरास उन्मुख दशा में है, तो ये भी नहीं, आंसर है सी, सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन मतलब आर्टिकल 356 जब लगता है तो निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, मतलब कौन से परिणामों का होना जरूरी नहीं है। राज्य विधानसभा का विघटन, ये जरूरी नहीं है। राज्य के मंत्रिपरिषद को हटा जाना, ये तो मतलब जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति जो है वहाँ की मंत्रिपरिषद को हटा देता है, तो पहला तो सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। स्थानीय निकायों का विघटन, मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि स्थानीय निकायों का विघटन हो, क्यों ही होगा, तो पहला और तीसरा का होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब पूछा है कि आवश्यक नहीं है, तो 1 और 3, आंसर हो गया 1 और 3। हमें राष्ट्रपति शासन मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 356 में दिया है, और हमको इसके लिए 3 आर्टिकल मालूम होने चाहिए कि 355, 356, 365। 355 ये कहता है संघ का कर्तव्य के बारे में बात करता है, संघ का कर्तव्य के बारे में बात होती है। इसमें बोला गया है कि जो संघ है वो राज्यों की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से रक्षा करेगा, और साथ में संघ का ये दायित्व भी है कि वह यह देखे कि राज्य सरकार जो है संविधान के उपबंधों के अधीन चल रही है या नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। साथ में संघ जो है यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अधीन चल रही है या नहीं। आर्टिकल 355 अगर नहीं चल रही है तो वह राष्ट्रपति शासन लगाएगा, जैसे कि आर्टिकल 356 में बोला गया। और आर्टिकल 356 क्या कह रहा है कि राज्य की रिपोर्ट मिलने पर या फिर अन्यथा, कि जब राज्य की सरकार जो है अगर संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चल रही है और इसकी रिपोर्ट जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंपते हैं या फिर किसी अन्य माध्यम से भी, तो राष्ट्रपति जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और आर्टिकल 365 भी एक आधार है 356 लगाने का। इसमें बोला गया है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में, अगर संघ के द्वारा राज्यों को निर्देश दिए गए हैं जिन पर अगर राज्य जो है उन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो ये समझा जाएगा कि उस राज्य की सरकार जो है संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति इस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ठीक है, इसका मतलब आर्टिकल 356 में 2 आधार दिए गए हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट या फिर अन्यथा, और तीसरा आधार जो है आर्टिकल 365 राष्ट्रपति के लिए, कि वो जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसका आंसर तो हो गया हमारा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 और 24 आर्टिकल में दिया गया है, तो देख लेते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये एकदम सही है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 की बात करता है। अस्पृश्यता, ये तो 17 है। समानता का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को देखो, नहीं, ये आर्टिकल 29। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 24। तो 1 और 4 देख लेते हैं, इसका आंसर है सी, ये तो ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है कि मतलब जो भी विधि होगी, जो भी नीति होगी, उसकी संवैधानिकता की जांच जो है वो न्यायपालिका कर सकता है। इसको हम ऑप्शन देखते हैं कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायालय का अधिकार, यही तो है, यही है न्यायिक पुनरीक्षण, मतलब न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का नहीं। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों नहीं। न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णय, बिल्कुल नहीं, ये तो आर्टिकल 137 की बात होगी। तो इसका आंसर है ये कि मतलब जो न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन जो न्यायपालिका है, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल नहीं, अभी तक है ही नहीं। और दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो चुनाव आयोग क्यों बनाया गया है? ठीक है, झुंझुना बजाने के लिए थोड़ा ना बना है हमारा चुनाव आयोग, तो गृह मंत्रालय क्यों कार्यक्रम तय करेगा, चुनाव आयोग करता है। ठीक है, जैसे कि हम टीवी में भी देखते हैं कि जब भी चुनाव कार्यक्रम होते हैं तो चुनाव आयोग उसका जो है डिक्लेयर करता है वो। तीसरा है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है, ये बात एकदम सही है। तो इसका जो आंसर है वो डी,
और अगर आपको ये इसमें अगर डिबेट है तो आपने मतलब बीच में डिबेट मतलब आपको इसमें इशू है तो आपने अभी बीच में सुना होगा कि मतलब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को दोनों का जो विवाद निपटाया था वो चुनाव आयोग ने ही निपटाया था, याद होगा। और ये चुनाव आयोग के बारे में न्यू एक्ट जो पारित हो गया वो हम बाद में देखेंगे करंट अफेयर की क्लासेस में। अगला है मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो ये हम सबको मालूम है संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 326 मत देने का अधिकार है, और निर्वाचित होने का अधिकार तो बहुत सारे आर्टिकल में है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि राजीव गांधी के समय में लाया गया 1985 में, इसने जो है मताधिकार की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कर दी थी, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। जरूरी नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसका मतलब है कि मान के चलिए 3 कैंडिडेट है, मान के चलिए टोटल 100 वोट हैं, एक को मिला 20 वोट, एक को मिला 40 वोट, एक को इसको 40 नहीं, इसको कर लेते हैं कितना 38 वोट, और एक को मिला 42 वोट। तो हमारा 42 वोट वाला जो है कैंडिडेट जीत जाएगा। तो हमारे 50% पाना अनिवार्य नहीं है, ज़्यादा पाना अनिवार्य है। मतलब अगर 5 कैंडिडेट है तो 5 में से कौन ज़्यादा किसको ज़्यादा वोट मिला वो है, 50% अनिवार्य नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अधीन, दोस्तों ये बड़ा खतरनाक शब्द है, अधिकथित उपबंधों के अधीन। लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, इनका निर्वाचन होता है। और लोकसभा या राज्यसभा अपने सदन में से, लोकसभा जो है अपने सदन में से निर्वाचित करके जो है वो भेजते हैं, सदन निर्वाचित करता है। तो ये मतलब परंपरा बन गई है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो पक्ष वाले का होना चाहिए और विपक्ष का उपाध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, दोस्तों अभी देखेंगे हमने कि लोकसभा का निर्वाचन हुआ है, तो इसके लिए जो हम डिटेल डिस्कशन वो PT 365 में आने वाला है। तो PT 365 में हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो नामांकन पत्र जो कौन दाखिल कर सकता है। तो भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति नहीं, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना सबसे पहले जरूरी है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। लेकिन दोस्तों ये आंशिक रूप से सही है, इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सटीक यही है, इसलिए इसको सही मान रहे हैं। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा, किसी भी नागरिक नहीं, क्योंकि मतदाता सूची में अगर शामिल है, मतदाता सूची मतलब 18 वर्ष की उम्र वाला, और लोकसभा का निर्वाचन के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आगे के लिए, कभी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। इनमें चारों में सबसे सटीक ऑप्शन ये है, लेकिन ज़रूरी है 25 वर्ष वाला प्रावधान भी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। केशवानंद भारती बाद में बोला गया था कि उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता, और भी बहुत लोगों ने बोला था। अगला है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। अधिकार और कर्तव्य के बीच, अधिकार और कर्तव्यों के, अधिकार जो है कर्तव्यों के साथ सह संबंध मतलब को रिलेटेड है, ये तो एकदम बात सही है, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। अधिकार व्यक्तिगत है अर्थात समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, ये नहीं। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों हमारा 2016 और 2017 के PYQ कंप्लीट हुए। अब हम 2018, 19, 20 के PYQ करेंगे। उसके बाद जो है एक साथ जो है 2 वीडियो और आएंगे, तो हम 2024 तक के कंप्लीट PYQ डिस्कस कर लेंगे। और आपको लेक्चर जैसा भी लगा आप कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।